Hello and very good morning everyone, bete. And today I am going to teach you a very important chapter, that is a capacitor. This is the last chapter of the first unit. Okay, and this chapter is also very important because 2 or 3 questions always come from these chapters in board exams. So let's start this chapter. So first topic is we have a conductors, insulators and dielectrics. You know it very well that what are conductors and insulators. The conductors are those materials through which the electric current or charge can easily flow. Insulators are those materials through which the electric current or the charge do not flow. Okay, and dielectrics are those materials which behave as an insulator, and whenever electric field is applied on it, then their charges are separated, and when their charges are separated they induce small charges. ओके, तो जो भी उसके चार्जेस सेपरेट होंगे, पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव एक साइड, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी. वेन एवर dielectrics are placed in by the electric field, then charges are produced. Okay, so these are just a starting definitions. You need not to do this part. This is simple first form that for your general knowledge. Your chapter start from this topic, that is behavior of conductor in a electrostatic field. Behavior of a conductor in electrostatic field. तो फील्ड क्या होता है बेटे? जब भी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट्स हो, वन इज प्लेट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, और हम इसमें कोई कंडक्टर को प्लेस्ड करते हैं, देन व्हाट हैपन? ओके, द रिजल्ट समराइज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो आगे रिजल्ट होंगे ना 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं बेटे इसके, बस वही लिखने हैं इसमें. लेकिन इसमें क्या हो रहा है मैं आपको पहले बता दूं. सो बेटे, वन प्लेट इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज. तो जब दो प्लेट्स होती है ना, वी कॉल इट इज ए पैरेलल प्लेट्स. ठीक है, तो उसके अंदर जब हमने कोई कंडक्टर्स को रख दिया, तो कंडक्टर्स को रखने के बाद क्या होगा देखिए, द चार्जेस इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. चार्जेस जो होता है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होता है. चार्जेस सरफेस के ऊपर होता होगा तो जितना चार्जेस होगा उतना ही उसमें क्या आएगा, पोटेंशियल्स आएगा. और हमारे पास एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटे? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव. लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्लेट के बिटवीन एक कैपेसिटर रख दिया. जितना भी चार्जेस था इसके सरफेस के ऊपर, वो सारा का सारा प्लेट के अकॉर्डिंगली जो फोर्स डेवलप होगी उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो गया. यहाँ पे जितना पॉजिटिव था वो सारा इस साइड चला गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी नेगेटिव चार्ज के कारण. तो नेगेटिव प्लेस की तरफ जो फेस होगा कंडक्टर का, वहां पे सारा पॉजिटिव होगा, और जहां पे पॉजिटिव चार्जेस होगा वहां पे सारा नेगेटिव चार्जेस होगा. सो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कंडक्टर के ऊपर जितना चार्जेस था वो सेपरेट हो गया. ठीक है, अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई नॉट, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. ठीक है, और इस कंडक्टर के पास भी एक फील्ड है. वो कैसे सेटअप होगी? इस कंडक्टर के ऊपर भी चार्जेस होंगे सेपरेट. देखिए बेटे, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होएगी, एक फील्ड. वो फील्ड होगी ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम अगले टॉपिक्स में करेंगे. अभी आप सिंपल याद रखिए, व्हेन एवर कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स के अंदर रखते हैं, देन व्हाट हैपन, जो कंडक्टर के ऊपर जितना भी चार्जेस है वो सारा का सारा सेपरेट हो जाएगा. ठीक है ना, depends on the plate, charges on the plates, and then after there are certain another behavior. Let's study these all. तो फर्स्ट जो पॉइंट आपने याद रखना है वो है, इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. आप मुझे बता सकते हैं कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ठीक है ना, तो वो क्यों होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा
और ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से भी इधर को ही फील्ड बनेगा, ये वाला डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे इसकी फील्ड सेटअप होगी। अब देखिए इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के ऊपर जितना भी चार्जेस होता है उसके सरफेस के ऊपर होता है। इनसाइड द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ चार्जेस इज जीरो। अगर कंडक्टर के अंदर उसमें चार्जेस है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी ना फिर, इसीलिए उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट एंड नॉट इट्स इनसाइड। So inside the conductor electric field is zero because the net charge inside the conductor is zero. So electric field is also zero. Number 2, at the surface of conductor the electric field is perpendicular to its surface. Very good. तो हमें पता है बेटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्जेस के वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब जितना भी चार्जेस होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर सी होगी। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। Okay, so next part is when conductor is charged, acquire a charge reside only on the surface of the conductor. तो बेटे जब भी हम किसी कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं तो चार्जेस करने के बाद जितना भी चार्जेस उस कंडक्टर के ऊपर जाता है वो सारा का सारा उसके सरफेस पर ही रहता है, उसके इनसाइड उसके अंदर नहीं जाता। ठीक है, तो ये आपने बात भी याद रखनी है, द चार्जेस ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स। नंबर 2, ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं बस यही आपने नोट डाउन करने हैं, बाकी का पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज एंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जितना भी चार्जेस होगा पोटेंशियल तो उतना ही होगा बेटे। तो अगर इसके ऊपर 10 चार्जेस हैं तो पोटेंशियल भी फिर 10 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी पोटेंशियल होगा वो सबका सेम होगा। चाहे 1 पॉइंट सेकेंड आप किसी भी सरफेस पे जाओगे तो वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम ही रहेगा, तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाता है कंडक्टर्स का। क्यों? क्योंकि सब पॉइंट पे चार्जेस का वैल्यू इक्वल है, चार्जेस इक्वल है तो पोटेंशियल भी इक्वल होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ऑफ साइलेंट नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है बेटे फॉर चार्ज कंडक्टर? जब भी हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर्स होगा तो हमें पता है चार्ज कंडक्टर कैसा होता है। चार्ज कंडक्टर्स होगा जब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर्स के केस में हम इसको अभी प्रूफ भी करेंगे बाय दिस वन डेरिवेशंस। सो लेट्स स्टार्ट प्रूव इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कंसिडर ए कंडक्टर विच इज ए चार्ज कंडक्टर। अब ये चार्ज है कि अनचार्ज, ये देख के आपको समझ आना चाहिए इस कंडक्टर के पास सारा का सारा पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस नहीं है। तो व्हेन एवर एनी कंडक्टर्स हैव ओनली वन काइंड ऑफ चार्जेस मैक्सिमम देन इट इज ए कंडक्टर, उसके पास चार्जेस का वैल्यू ज्यादा हो गया। ओके, तो इसमें सारा का सारा पॉजिटिव है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ी। ठीक है, क्योंकि चार्जेस जो होगा वो सेंटर में नहीं होता, चार्जेस उसके सरफेस के ऊपर ही होता है। अब नंबर 2 पॉइंट हम याद करेंगे, दैट इज हमारे पास क्या है वैल्यू, देखिए ये हमारे पास टोटल सरफेस ऑफ कंडक्टर्स है। इस सरफेस के कंडक्टर्स के ऊपर हमने स्मॉल सरफेस ले लिया, इस स्मॉल सरफेस के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया सिलेंड्रिकली, दैट इज P। अब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर हमारे पास जितना भी चार्जेस है ये हमने स्मॉल सरफेस लिया। स्मॉल सरफेस के ऊपर जितना फ्लक्स आएगा बेटे, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गॉसियन सरफेस। ठीक है, एट ए पॉइंट P कितना आएगा बेटे, ये होगा हमारे पास डी फाई इज इक्वल टू E इंटू DS। जितना स्मॉल सरफेस कितना लिया था, DS लिया था। ठीक है, ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस क्या होता था, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम, दैट इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द स्मॉल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, अगर टोटल चार्जेस होगा पॉजिटिव क्यू, तो इस स्मॉल सरफेस के अंदर कितना चार्जेस होगा, वो होगा DQ। और DQ हमारे पास क्या होगा, स्मॉल चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और स्मॉल चार्जेस जो एप्सिलॉन नॉट होगा DQ, उसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास होता था
सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने डी क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज सिग्मा इंटू डी एस। तो हमारे पास ये भी इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को हम फर्दर क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो डी एस कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव हियर इज द प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए बेटे नेक्स्ट हम करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो बेटे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, और इसमें दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बेटे वो होते हैं जिसमें देखिए सपोज किसी मॉलिक्यूल है या फिर कोई एटम है, तो उसके अंदर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेंटर पे लाई करें, जब दोनों सेंटर पे लाई करेंगे तो सो बेटे पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हमारे पास होते थे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड सेकंड होता था पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इस पे सबसे पहले हमारे पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं एज जिसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल्स हो जिसमें उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करें, मतलब बिल्कुल उसके सेंटर पे हो, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे दैट इज नाउन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर का मतलब वहां पे दो पोल्स नहीं बनते, वन पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, एंड देयर नेट डाइपोल मोमेंट इज आल्सो जीरो। तो जितना भी उसका जो डाइपोल मोमेंट बनता है मॉलिक्यूल्स का वो जीरो बनता है। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट बनेगा जब टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। ओके, सच मॉलिक्यूल इज नोन एज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। नंबर 2 हम करेंगे व्हाट आर द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे वो होते हैं जिनमें क्या होता है, पोल्स होते हैं, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड देयर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर डू नॉट कोइंसाइड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चाहे उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो डू नॉट कोइंसाइड, वो बिल्कुल सेंटर पे लाई नहीं करते, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट भी होता है, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस क्योंकि सेपरेशन आ गया। हमारे पास कुछ एग्जांपल है किसकी, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, जैसे NH3CH HCl, ठीक है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सो दे बिहेव एज ए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। चलिए आगे हम और स्टडी करेंगे। नॉन पोलर एटम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या बन जाएगा फिर, पोलराइजेशन। वो कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए हमारे पास एक है चार्जेस, जैसे है ठीक है, तो हमारे पास बेटे कैसा होता था, कहते हैं कि जब हमारे पास होता था नॉन पोलर एटम्स, मान लीजिए ये नॉन पोलर एटम है, ठीक है, इसको हमने कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कहाँ थे, इसके सेंटर पे थे, ठीक है ना, क्योंकि नॉन पोलर है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों कहाँ पे थे, इसके सेंटर पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्जेस होगा वो सेपरेट हो गया अलॉन्ग द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो गया। जैसे ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो नॉन पोलर एटम कैसा बन जाएगा, पोलर एटम्स, क्योंकि उनमें फिर सेपरेशन आ जाएगा। सेपरेशन आ जाएगा तो वो भी कैसे बिहेव करेगा, एज ए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर एटम्स को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो बोथ आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट भी आ जाएगा। तो ये इनमें क्या फोर्स लगी, स्ट्रेचिंग फोर्स। स्ट्रेचिंग फोर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों को हमने खींचा है, ठीक है बेटे, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। अब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन एटम अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो बेटे पोलराइजेशन क्या होता है हमारे पास, सो इन केस ऑफ पोलराइजेशन में हमारे पास क्या होता है बेटे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब हम सेपरेट कर देते हैं उस कंडीशन को हम बोल देते हैं पोलराइज कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया।
जब हम किसी चीज को सेपरेट कर देते हैं ना, अलग अलग कर देते हैं, तो हम उसमें पोलराइजेशन कर दिया। तो इसमें हमने इस केस में क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स की तरह काम करती है जो पॉजिटिव चार्जेस को अवे एंड नेगेटिव चार्जेस को अवे कर दिया। नाउ दिस नॉन पोलर एटम बिकम्स ए पोलर एटम्स। बस इसमें यही लिखना है डेफिनेशन और चार्जेस में, और कुछ नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कैसे होती है, अब हम इसको भी स्टडी करेंगे। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए बेटे, ये दो डायग्राम्स हैं, पहले इन दोनों को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, देन आफ्टर इट इज वेरी सिंपल टॉपिक आल्सो, एंड दिस ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, देखिए एक होती है टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स। अब क्या होगा, टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स होंगी, एक पे होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज। तो सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज का कितना आएगा, पॉजिटिव सिग्मा। नेगेटिव पे कितना आएगा, नेगेटिव सिग्मा। तो फिर क्या होगा, इन बिटवीन बोथ द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो वो स्मॉल डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा डी। डी इज द स्मॉल डिस्टेंस थ्रू विच दीज टू प्लेट्स आर सेपरेटेड। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। और जो भी उसकी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हमने नाम दे दिया ई नॉट। क्या नाम दे दिया, ई नॉट। बस, तो ई नॉट का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ऊपर प्लेट में भी हमें यही बताया गया है कि टू पैरेलल प्लेट्स है हैविंग अ वैक्यूम, उन दोनों चार्ज प्लेट्स हैं, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई नॉट। सिग्मा दोनों की चार्ज डेंसिटी है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ऐसी ही प्लेट्स में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक ऐसी स्लैब होगी जैसे हमारे पास प्रिज्म की स्लैब होती है ना, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आपने देखी होगी 10th में, जहाँ वैसे साबुन की टिक्की ले लो, कुछ भी ऐसे साइज में मान लीजिए कोई एक स्लैब है। वो स्लैब कैसे एटम से बनी है, वो बनी है नॉन पोलर एटम से के साथ बनी है। नॉन पोलर एटम के साथ बनी हुई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम इस पैरेलल प्लेट्स के अंदर ऊपर से नीचे को डिप करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे क्या असर होता है, हमने वही स्टडी करना है बस। अब देखिए क्या होगा, हमें पता है जब जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर प्लेस्ड करेंगे तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसकी वैल्यू किस तरफ डायरेक्शन थी, ई नॉट था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर नॉन पोलर एटम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो फिर क्या होगा, उसके एटम जो थे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, नॉन पोलर। तो उसका एक एक एटम बिहेव करेगा नॉन पोलर की तरह, सॉरी पोलर की तरह। ठीक है, तो बेटे एक तरफ हो गए पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ हो गए नेगेटिव चार्ज। क्यों हो गए, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी तो फिर क्या होएगा, इंड्यूस्ड, तो उसकी भी एक अपनी वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे सेटअप करेगा, ये देखिए, एक साइड हो गए सारे के सारे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस चार्जेस की इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस तरफ। जो चार्जेस में पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन कहाँ पे हुई थी, उन एटम के अंदर, तो उन एटम के अंदर हुई थी पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने अपनी एक डेवलप कर ली जो जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन थी, मतलब राइट टू लेफ्ट। अप्लाइड फील्ड किस तरफ थी, लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे में अगर डायरेक्शंस होगी तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितना आएगा, ई नॉट माइनस ई पी, ई नॉट माइनस ई पी विच इज इक्वल टू ई। तो ई क्या आएगा, ई आएगा हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इन द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, ई नॉट माइनस ई पी। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यूज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आएगा रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर इनसाइड हम पुट करते हैं
तब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आती है वो हमेशा रिड्यूस हो जाती है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जितने भी हमारे पास नॉन पोलर एटम्स हैं वो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं जिसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो उनकी जो नेट इलेक्ट्रिक वो होगी फील्ड होगी दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नाउन एज ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर एटम या फिर ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटे, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। तो बेटे ये था हमारे पास वैल्यूज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमारे पास ये रिलेशन है, बस हमने इतना ही याद रखना है कि जब भी हम ग्लास स्लैब को इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई नेक्स्ट टॉपिक। सो बेटे नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या था, रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस क्या थी, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एवर डाइलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब देखते हैं इसको डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या है बेटे इसकी, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी जो दोनों की रेशियो होगी ना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वैल्यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये ई नॉट का वैल्यू था जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, ठीक है, रिड्यूस्ड वैल्यू। तो दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम बोल देते थे इट इज डिनोटेड बाय के। के क्या हमारे पास था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी के साथ भी एक्सप्लेन करते थे। दिस इज द ओनली डेफिनेशंस। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम पोलराइजेशन डेंसिटी। नाउ पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है बेटे, पोलराइजेशन डेंसिटी होता है इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन प्लेसिंग इट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। मतलब जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके अंदर जो पोलराइजेशन हुआ है वो कितनी, उसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो डेंसिटी कितनी होगी बेटे, वो होगी जितना उसमें डाइपोल मूवमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वही उसका पोलराइजेशन डेंसिटी होगा। अब हम सबसे पहले निकालेंगे डाइपोल मूवमेंट और उसके बाद उसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू बन गई वो उसका होगा पोलराइजेशन ऑफ डेंसिटी। अब देखिए हमारे पास पोलराइजेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी और स्मॉल पी हमारे पास होता है डाइपोल मूवमेंट्स। ये वैल्यू आप याद रखिए, ठीक है। तो बेटे पोलराइजेशन कितना होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू डाइपोल मूवमेंट। देखिए एक एटम में डाइपोल मूवमेंट बन गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कितने एटम है हमारे पास, तो हमारे पास कितने एटम है, n नंबर ऑफ एटम्स। तो ये तो फर्स्ट पार्ट होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। दूसरा फाइंड करेंगे हम वॉल्यूम। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी थे ना, A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड D इज सेपरेशन। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो उनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। एरिया इनटू डिस्टेंस को भी हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम बन गया। अब हमारे पास आएगा टोटल डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा। तो डाइपोल मूवमेंट हमारे पास होता था ईदर चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था D और ईदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्जेस ले लो। लास्ट हमने चार्जेस ले लिया Q, तो QD क्या बन गया हमारे पास, टोटल डाइपोल मूवमेंट। तो टोटल डाइपोल मूवमेंट अपॉन E वॉल्यूम कर दो, बस यही करना था। तो इसको हमने टोटल डाइपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम किया तो D से D कैंसिल हो गया, तो Q अपॉन A बन गया। आपको पता है चार्ज अपॉन एरिया क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज अपॉन एरिया हमारे पास था सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे सिग्मा पी से। अब सिग्मा पी क्या है, पोलराइज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे सिग्मा पी नोट कर दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू सिग्मा पी। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था हमारे पास E इंटू ई नॉट। मतलब आपको पता ही होगा ये वैल्यू था सिग्मा माइनस सिग्मा पी, जैसे हमने पीछे किया था ना के वैल्यू E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, बस वही वैल्यू बेटे। ई नॉट क्या वैल्यू पे हम नोट करेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कॉमन है इसलिए ऐसा हो गया।
तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों की वैल्यूज को हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता था ई नॉट, तो हम इसके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और टॉपिक करते हैं दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी हमारे पास होती है पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो हमारे पास होता है इसको बोलते हैं हम चाई, चाई भी एक कांस्टेंट होता है और इसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। ओके, दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नंबर 2, पोलराइजेशन बेटे कितनी होती है, जितनी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ठीक है, मतलब एक मान लीजिए ये हमारे पास नॉन पोलर एटम है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, तो अगर इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये ऐसा हो गया। अगर हम इसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देंगे तो ये डिस्टेंस भी कम होगा, और करेंगे तो ये लास्ट कॉर्नर पे चला जाएगा। तो जितनी फील्ड लगाएंगे उतनी ही इसके अंदर क्या आएगी, पोलराइजेशन आएगा। मतलब पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी वैल्यू को हम, ये हमारे पास पोलराइजेशन की वैल्यू होगी। पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशंस हो गया। अगर हम इस रिलेशंस को अब इस इक्वेशंस में पुट कर दें, पी का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देख लेट्स सी। इसको पुट कर दिया, आप साइलेंस से अब साइलेंट नॉट कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच गया दिस टर्म। दिस टर्म्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव उधर जाके बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ई की वैल्यू को कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो आपको पता है ये वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम के लिखेंगे। तो ये जो रिलेशन है ना, एग्जाम में अक्सर आपको ये वाला रिलेशन आ जाता है कि ड्राइव द रिलेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। तो ये रिलेशंस को ड्राइव करेंगे थ्रू दिस वैल्यू के साथ। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बेटे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, अब हम एक और चीज करेंगे, दैट इज व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, इट इज द व्हेन एवर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अप टू विच द चार्जेस आर नॉट ब्रेक डाउन। समझिए इसको, मान लीजिए हमारे पास एक नॉन पोलर एटम है जिसके अंदर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके ये जो चार्ज है उसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए मैं बोलूँगा जी और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो, और इंक्रीज कर दो, और इंक्रीज कर दो, तो आप एक वैल्यू आएगी इसकी मैक्सिमम कि यही पॉजिटिव चार्ज इसके एंड पॉइंट तक चला जाएगा। ठीक है, अगर उस एंड पॉइंट तक जाएगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया ना आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम इसका जो डाइपोल मोमेंट जो बन जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस स्ट्रेंथ से भी ज्यादा लगाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके एटम को, बाउंड्री को तोड़ के दूसरी बाउंड्री में चला जाएगा। तो फिर जब चार्ज मूव करेगा तो ये चार्ज बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर, क्योंकि चार्ज कंडक्टर्स में मूव करते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब में तो एज ए इंसुलेटर थे, तो उसमें क्या होते थे, चार्जेस आर मूव नहीं करते थे, बस अपनी जगह पे वो पोलराइज हो जाते थे। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक्स विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इतनी फील्ड लगाइए ताकि ये ब्रेक डाउन ना हो जाए, ये अपनी बाउंड्री को तोड़ के बाहर ना चले जाएं। ठीक है, उस वैल्यू को हम बोलेंगे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, याद रखिए। अब हम इसके यूनिट्स करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज सेम दैट इज द ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम लगा रहे थे इसके ऊपर भी, तो इसका आएगा वोल्ट पर मीटर। हाउएवर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज किलो वोल्ट मीटर mm इनवर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, तो बेटे ये टॉपिक्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टेबल्स है, टेबल्स में वैल्यूज दी है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास। अब ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में हमारे पास क्या आएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं जो टेलीविजन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज होते हैं। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर स्टोर करता है चार्जेस को।
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द कैपेसिटर, तो आप बोलेंगे कैपेसिटर इज द डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। और कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, जो हमें रैपिड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट देता है। दैट इज वाई वी यूज इट। ठीक है, अब देखते हैं, आगे करते हैं। अब देखिए, व्हेन ए कंडक्टर इज गिवन सम इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज रेज्ड बाय सम पोटेंशियल। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, किसी कंडक्टर को आप चार्जेस देते जाते हो तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसका मतलब चार्ज के प्रोपोर्शनल क्या होगा, पोटेंशियल। जितना चार्जेस ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज होती है। सो चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल्स। तो वेन एवर प्रोपोर्शनलिटी साइन एलिमिनेटेड सम कांस्टेंट कम, और ये जो कांस्टेंट आया इसको बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर्स। ये वैल्यू क्या देगा उसका, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर्स। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम निकालना हो तो क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशंस। इसको आपने नोट डाउन करना है बेटे। इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 1 देन सी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। इसके ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस क्या आएंगे, फैरेड आ जाएंगे। ऐसा यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, ये याद रखिए। चलिए, हमारे पास कुछ स्मॉल वैल्यूज भी हैं। 1 माइक्रो फैरेड का वैल्यू होगा 10⁻⁻⁶, और 1 माइक्रो फैरेड जिसको हम 1 पिको फैरेड भी बोल देते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है 10⁻12 फैरेड। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। Assuming the Earth to be a spherical conductor of radius हमें गिवन है 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस निकालनी है। 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता होता है, तो आपको रेडियस पता है, रेडियस को कन्वर्ट कर किलोमीटर से मीटर्स में, तो वो अब कन्वर्ट हो गया, वैल्यूज पता है। ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स में क्या आएगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 4πε0। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो बेटे ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे ना, इन द लास्ट वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स। थैंक यू। कल हम एक और नई वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। ये सारे टॉपिक आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर यू। Thank you.